कल्पना कीजिए एक किताब जो सदियों से बंद है, जिसकी भाषा कोई नहीं समझ पाया। एक किताब जिसे पढ़ने वाला पागल हो जाता है। एक किताब जो मौत का नक्शा लिए हुए है। ये कोई हॉलीवुड की कहानी नहीं है दोस्तों, ये असलियत है। इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी किताबें छुपी हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों को भी हैरान कर दिया। आज हम बात करेंगे इतिहास की उन 5 सबसे रहस्यमयी किताबों की जो आज भी अनसुलझे सवालों से भरी हुई हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की यात्रा होगी रहस्य, रोमांच और अनकही सच्चाइयों की। नंबर 1, वॉयनिच पांडुलिपि, वह किताब जिसे कोई नहीं पढ़ सका। दोस्तों, अब बात शुरू करते हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब से, वॉयनिच पांडुलिपि। यह किताब पहली बार वर्ष 1912 में सामने आई, जब एक पोलिश पुस्तक व्यापारी विल्फ्रेड वॉयनिच ने इसे इटली के एक मठ से खरीदा। लेकिन इस किताब की असली कहानी इससे कहीं अधिक पुरानी और गहरी है। कार्बन डेटिंग के अनुसार यह किताब 15वीं सदी की है, यानी लगभग 600 साल पुरानी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी रहस्य इसकी भाषा है। आज तक कोई भी यह पता नहीं लगा पाया कि इसमें क्या लिखा है। इस किताब में 240 पृष्ठ है और हर पृष्ठ पर अजीब और गरीब चित्र और चिन्ह बने हुए हैं। कुछ पृष्ठों पर ऐसे पौधों की तस्वीरें हैं जो धरती पर मौजूद ही नहीं है। कुछ में खगोलीय चित्र है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, लेकिन वे किसी भी जात पैटर्न से मेल नहीं खाते। फिर कुछ पृष्ठों में नग्न स्त्रियां दिखाई देती हैं जो हरे रंग के तरल से भरे कुंडों में स्नान कर रही हैं। यह सब देखकर ऐसा लगता है जैसे यह किसी समानांतर ब्रह्मांड की कहानी हो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के सबसे श्रेष्ठ कूट विश्लेषकों ने इसे समझने की कोशिश की। वही लोग जिन्होंने नाजी जर्मनी के एनिग्मा कूट को तोड़ा था, लेकिन वॉयनिच पांडुलिपि के सामने वे भी हार गए। कुछ लोगों का मानना है कि यह किताब किसी प्राचीन सभ्यता की ईसाई चिकित्सा या वनस्पति से जुड़ी मार्गदर्शिका है। कुछ कहते हैं कि यह किसी बाहरी ग्रह की भाषा में लिखी गई है। कुछ इतिहासकारों का सिद्धांत है कि यह केवल एक जटिल धोखा है। किसी ने मजाक में बेतरतीब चिन्ह लिखकर इसे बना दिया। लेकिन इतनी मेहनत से बनाई गई 240 पृष्ठों की किताब सिर्फ मजाक के लिए, यह बात संदेहास्पद लगती है। आज भी दुनिया भर के कूट विशेषज्ञ, भाषा वैज्ञानिक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के शोधकर्ता इस किताब को समझने में लगे हुए हैं। हर साल कोई न कोई नया सिद्धांत सामने आता है, लेकिन कोई पक्का जवाब नहीं मिलता। यह किताब येल विश्वविद्यालय की बेनेक लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी गई है, जहां हर दिन शोधकर्ता इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन हर बार परिणाम एक ही होता है, असफलता। कहा जाता है कि इस किताब में शायद ब्रह्मांड के कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें समझने के लिए मानवता अभी तैयार नहीं है। नंबर 2, कोडेक्स गीगास, शैतान की किताब। अब चलते हैं दूसरी किताब की तरफ, जो शायद सबसे डरावनी और सबसे बड़ी है, कोडेक्स गीगास, जिसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। दोस्तों, जब मैं कहता हूँ सबसे बड़ी, तो सच में सबसे बड़ी। यह किताब 92 सेंटीमीटर लंबी, 50 सेंटीमीटर चौड़ी और लगभग 75 किलोग्राम वजनी है। इसे उठाने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसका आकार इसकी सबसे बड़ी रहस्य नहीं है। इस किताब की कहानी शुरू होती है 13वीं सदी के चेक गणराज्य में एक मठ से। किंवदंती कहती है कि एक भिक्षु को मृत्यु दंड दिया जाने वाला था। उसने कोई बहुत बड़ा अपराध किया था। उसने मठ के एबट से माफी मांगी और कहा कि अगर उसे एक रात का समय दे दिया जाए तो वह ऐसी किताब लिखेगा जो पूरी मानवता के लिए सबसे मूल्यवान होगी। एबट ने उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे जैसे रात गुजरती गई, भिक्षु को एहसास हुआ कि यह काम असंभव है। हताश होकर उसने शैतान से मदद मांगी। शैतान ने उसकी मदद की, लेकिन बदले में उसने उस भिक्षु की आत्मा मांग ली और उसी एक रात में पूरी किताब लिख दी गई। वैज्ञानिक विश्लेषण में पता चला कि सच में पूरी किताब एक ही व्यक्ति की लिखावट में लिखी गई। अगर कोई सामान्य रूप से लिखे तो इस आकार की किताब को पूरा करने में 20 से 30 साल लग जाए। लेकिन इसकी स्याही की एक रूपता, लिखने की शैली, सब कुछ पूरी तरह एक जैसा है। इसी रहस्य की वजह से इसे डेविल्स बाइबल कहा जाता है। इस किताब में बाइबल का पूरा लैटिन संस्करण है। यहूदी इतिहासकार जोसेफस की रचनाएं हैं, चिकित्सीय सूत्र हैं और भूत प्रेत उतारने की विधियां हैं। लेकिन सबसे डरावना है पृष्ठ 290। एक पूरे पृष्ठ पर शैतान की विशाल तस्वीर बनी हुई है। लाल हरे रंग में बाहर निकली 2 मुही जीभ, सींग, नुकीले पंजे, पूरी तरह भयावह। इस किताब से जुड़ी कई काली किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि जो भी इस किताब को अपने पास रखता है
उसके साथ कुछ बुरा जरूर होता है। स्वीडिश सेना ने 1648 में 30 इयर्स वॉर के दौरान इसे प्राग से लूट लिया था। इसे वापस ले जाते समय स्टॉकहोम के रॉयल पैलेस में भीषण आग लग गई। कहा जाता है कि किसी ने इस किताब को बचाने के लिए खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन जिसने इसे फेंका उसकी बाद में रहस्यमय मौत हो गई। आज यह किताब स्टॉकहोम की नेशनल लाइब्रेरी में रखी गई है, एक विशेष रूप से बनाए गए कांच के केस में। इसे छूने के लिए विशेष अनुमति चाहिए। कई आगंतुक कहते हैं कि उस कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा चलती रहती है। नंबर 3, द बुक ऑफ सोएगा, जादू और भविष्यवाणी की किताब। तीसरी किताब की कहानी हमें 16वीं सदी के इंग्लैंड में ले जाती है। द बुक ऑफ सोएगा यह किताब इतनी शक्तिशाली और रहस्यमयी मानी जाती थी कि स्वयं महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शाही सलाहकार और प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉक्टर जॉन डी ने अपनी पूरी जिंदगी इसे समझने में लगा दी। जॉन डी अपने समय के सबसे शिक्षित लोगों में से एक थे। गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, ज्योतिषी, गूढ़ विद्या के जानकार, हर क्षेत्र में विशेषज्ञ। उनकी लाइब्रेरी में हजारों किताबें थीं, लेकिन सोएगा उनकी सबसे अनमोल संपत्ति थी। द बुक ऑफ सोएगा में जादुई मंत्र, देवदूतों को बुलाने की विधियां और सबसे रहस्यमयी 36 बड़ी तालिकाएं थीं जो देखने में बेतरतीब अक्षरों से भरी हुई थीं। हर तालिका में हजारों अक्षर थे, बिना किसी स्पष्ट क्रम या पैटर्न के। जॉन डी को पूरा विश्वास था कि इन तालिकाओं में ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। उन्होंने वर्षों तक इन्हें समझने और कूटबद्ध भाषा को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। निराश होकर जॉन डी ने एक अत्यंत कदम उठाया। उन्होंने देवदूतों से संपर्क करने का प्रयास किया। अपने सहायक एडवर्ड केली के साथ उन्होंने जटिल सेंस की। जॉन डी की डायरी के अनुसार वर्ष 1582 में उनका संपर्क देवदूत यूरियल से हुआ। उन्होंने यूरियल से पूछा, सोएगा का रहस्य क्या है? देवदूत ने उत्तर दिया, यह किताब सबसे पहले आदम को महादूत माइकल ने अदन के बाग में दी थी। इसके रहस्य केवल एक ही देवदूत जानता है, महादूत माइकल, और वह यह रहस्य तुम्हें तब तक नहीं बताएगा जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं हो जाती। यह सुनकर जॉन डी पूरी तरह टूट गए। उन्होंने समझ लिया कि इस किताब का रहस्य उनके जीवन काल में कभी नहीं खुलेगा। जॉन डी की मृत्यु के बाद यह किताब गायब हो गई। लगभग 400 वर्षों तक किसी को यह भी पता नहीं था कि यह किताब वास्तव में अस्तित्व में है या नहीं। फिर 1994 में एक शोधकर्ता डेबोरा हार्कनेस ने ब्रिटिश लाइब्रेरी में खोज करते हुए इसकी 2 प्रतियां खोज निकाली। एक अधूरी थी और दूसरी लगभग पूरी। 2006 में गणितज्ञ जिम रीड्स ने उन रहस्यमयी तालिकाओं का विश्लेषण किया और पाया कि वे वास्तव में एक गणितीय एल्गोरिदम से बनाई गई थी। एक ऐसा एल्गोरिदम जो 16वीं सदी में सैद्धांतिक रूप से संभव था, लेकिन व्यावहारिक रूप से लगभग असंभव। यानी किसी ने हाथ से हजारों अक्षरों को एक विशेष पैटर्न में सजाया था। लेकिन क्यों? इसका उद्देश्य क्या था? यह आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग मानते हैं कि ये तालिकाएं एक ऐसा कोड हैं जो भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करता है। कुछ कहते हैं कि यह आयामी द्वार खोलने का सूत्र है। जिस रहस्य को जॉन डी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं समझ पाए, वह आज भी अनसुलझा है। नंबर 4, रोहोंग कोडेक्स, हंगरी का रहस्य। चौथी किताब की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के हंगरी में। वर्ष 1838 में हंगेरियन एकेडमी ऑफ साइंसेस को एक अजीब किताब मिली, रोहोंग कोडेक्स। यह किताब काउंट गुस्ताव बार्थियानी की लाइब्रेरी में थी और उनकी मृत्यु के बाद इसे एकेडमी को दान कर दिया गया। लेकिन जब विद्वानों ने इस किताब को खोला तो सभी चौंक गए। पूरी किताब एक ऐसी लिपि में लिखी हुई थी जो किसी भी जात भाषा से मेल नहीं खाती थी। रोहोंग कोडेक्स में 448 पृष्ठ हैं और इसमें लगभग 87 अलग अलग प्रतीकों का उपयोग किया गया है। कुछ प्रतीक देखने में हंगेरियन वर्णमाला जैसे लगते हैं, कुछ प्राचीन सुमेरियन कीलाक्षर जैसे, और कुछ बिल्कुल ही अनोखे हैं। इस किताब में 87 चित्र भी बने हुए हैं, धार्मिक दृश्य, युद्ध, रोजमर्रा का जीवन और कुछ ऐसे दृश्य जो विचलित करने वाले हैं। कुछ चित्रों में सूली पर चढ़ाने जैसे दृश्य दिखते हैं, लेकिन वे पारंपरिक ईसाई चित्रण से अलग हैं। कुछ में मध्य पूर्वी संस्कृति के तत्व दिखाई देते हैं, कुछ में मूर्ति पूजक प्रतीक है। यह विविधता इस किताब को और भी अधिक उलझन भरा बना देती है। भाषाविदों और कूट विशेषज्ञों ने इस किताब को समझने में दशकों लगा दिए हैं। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि यह रोमानियाई भाषा का एक प्राचीन रूप है। कुछ कहते हैं कि यह व्लाक भाषा है। वर्ष 2010 में हंगेरियन शोधकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने इसे आंशिक रूप से पढ़ लिया है। उनके अनुसार यह पुरानी हंगेरियन भाषा में लिखी गई है और इसमें व्लाक लोगों का इतिहास दर्ज है। लेकिन यह सिद्धांत व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि कोई भी सुसंगत अनुवाद पद्धति सामने नहीं आ सकी। वर्ष 2018 में एक स्वतंत्र शोधकर्ता ने कहा कि यह वास्तव में हिंदी और संस्कृत का मिश्रण है और इसमें भारतीय पौराणिक कथाएं लिखी गई हैं। लेकिन यह सिद्धांत भी बिना ठोस प्रमाण के है। सबसे दिलचस्प सिद्धांत यह है कि रोहोंग कोडेक्स
एक धोखा है। 19वीं सदी में किसी ने जानबूझकर एक नकली रहस्यमयी किताब बनाई ताकि वह मूल्यवान लगे। उस समय यूरोप में पूर्वी और रहस्यमयी वस्तुओं की बहुत मांग थी। अमीर संग्राहक ऐसी चीजों पर खुलकर पैसा लुटाते थे। हो सकता है किसी प्रतिभाशाली जालसाज ने यह किताब बनाई हो, लेकिन अगर यह सच में एक धोखा है तो भी इसका रचयिता बेहद कुशल था, क्योंकि 448 पृष्ठों को लगातार एक ही शैली में लिखना, 87 अलग अलग प्रतीकों का व्यवस्थित उपयोग करना और अर्थपूर्ण चित्र बनाना, यह सब बहुत मेहनत मांगता है। सिर्फ मजाक के लिए इतनी मेहनत, ये बात संदेह पैदा करती है। आज यह किताब हंगेरियन एकेडमी ऑफ साइंसेज की लाइब्रेरी में बंद रखी जाती है। बहुत कम शोधकर्ताओं को इसे प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करने की अनुमति मिलती है। इसका डिजिटल संस्करण ऑनलाइन उपलब्ध है, इसलिए दुनिया भर के शौकिया कूट विश्लेषक इस पर काम करते रहते हैं, लेकिन हर प्रयास असफल ही रहता है। नंबर 5, रिप्ली स्क्रॉल्स, अमृता का रहस्य। और अब आखिरी किताब, बल्कि किताब नहीं बल्कि स्क्रॉल्स। रिप्ली स्क्रॉल्स कीमिया अल्केमी की दुनिया का सबसे रहस्यमयी दस्तावेज। 15वीं से 16वीं सदी में बनाए गए ये स्क्रॉल्स लगभग 6 मीटर लंबे हैं और इनमें वह चीज लिखी हुई मानी जाती है जिसे हर कीमियागर खोजता था। फिलोसोफर स्टोन बनाने की विधि, वह पत्थर जो किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है और इंसान को अमृता दे सकता है। इन स्क्रॉल्स का नाम जॉर्ज रिप्ली के नाम पर रखा गया, जो एक प्रसिद्ध अंग्रेज कीमियागर थे। जॉर्ज रिप्ली ने अपने जीवन में दावा किया था कि उन्होंने फिलोसोफर स्टोन बना लिया है। किंवदंती कहती है कि इस खोज से उन्होंने इतना सोना बनाया कि नाइट्स ऑफ सेंट जॉन को 1 लाख पाउंड दान कर दिए, जो उस समय एक अविश्वसनीय रूप से बड़ी रकम थी। लेकिन क्या यह सच था? इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं है। रिप्ली की मृत्यु के बाद उनके कथित रहस्यों को इन्हीं स्क्रॉल्स में दर्ज किया गया, लेकिन ये स्क्रॉल्स सीधे सीधे निर्देश नहीं देते। पूरा स्क्रॉल प्रतीकों से भरा हुआ है। इसमें ऐसे ड्रैगन बने हैं जो एक दूसरे को खा रहे हैं। एक राजा और रानी का विवाह दिखाया गया है। पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। एक हरा शेर सूर्य को निगल रहा है। शीशियों में रंगीन तरल भरे हुए हैं। हर प्रतीक किसी न किसी रासायनिक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन कौन सी प्रक्रिया, यही रहस्य है। कीमियागरों की एक गुप्त भाषा हुआ करती थी। वे जानबूझकर रहस्यमय प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे ताकि उनका ज्ञान आम लोगों तक न पहुंचे। सल्फर को वे लाल राजा कहते थे, मरकरी को श्वेत रानी। धातुओं को ग्रहों से जोड़ा जाता था। सोना सूर्य का प्रतीक था, चांदी चंद्रमा का। रिप्ली स्क्रॉल्स को समझने की कोशिश में लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कुछ लोग इसे समझते समझते पागल हो गए, कुछ लोग गरीब हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना सारा पैसा रसायनों और उपकरणों पर खर्च कर दिया। 17वीं से 18वीं सदी में जब आधुनिक रसायन विज्ञान विकसित हो रहा था, तब वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि कीमिया वास्तव में काम नहीं करती। फिलोसोफर स्टोन बनाना वैज्ञानिक रूप से असंभव है। शीशे को सोने में बदलने के लिए परमाणु स्तर पर बदलाव चाहिए, जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं से संभव नहीं है। तो क्या रिप्ली स्क्रॉल सिर्फ बकवास हैं? असल में नहीं। आधुनिक इतिहासकार और रसायनज्ञ जब इन स्क्रॉल्स का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इनमें कुछ वास्तविक रासायनिक प्रक्रियाओं का वर्णन है, जैसे आसवन, ऊर्ध्वपातन और दहन। कीमियागर वास्तव में शुरुआती रसायनज्ञ थे जो प्रयोग कर रहे थे, भले ही उनका अंतिम लक्ष्य असंभव था। आइजैक न्यूटन स्वयं कीमिया में गहरी रुचि रखते थे और उनके लेखों में रिप्ली के संदर्भ मिलते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि रिप्ली स्क्रॉल्स में फिलोसोफर स्टोन की विधि नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रबोधन की एक रूपक यात्रा छिपी हुई है। खुद को खाने वाला ड्रैगन अहंकार के विनाश का प्रतीक है। राजा और रानी का विवाह, पुरुष और स्त्री ऊर्जाओं का संतुलन, सोना बनाना, असल में आत्मा की शुद्धि। लेकिन यह व्याख्या भी पूरी तरह सिद्ध नहीं है। आज लगभग 23 रिप्ली स्क्रॉल्स की प्रतियां अलग अलग संग्रहालयों और पुस्तकालयों में मौजूद है। सबसे प्रसिद्ध प्रति ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी गई है। हर प्रति थोड़ी अलग है, जिसका मतलब है कि लोगों ने इन्हें नकल करते समय अपनी समझ के अनुसार बदलाव किए। कौन सी मूल है, कौन सी सही है, यह भी एक रहस्य है। कीमियागरों की गुप्त संस्थाएं हुआ करती थी जो अपने ज्ञान को छुपा कर रखती थी। हो सकता है असली रहस्यों को जानबूझकर गलत तरीके से लिखा गया हो ताकि बाहरी लोग भ्रमित हो जाएं। आज भी कुछ गुप्त गूढ़ संस्थाएं दावा करती हैं कि उनके पास रिप्ली स्क्रॉल्स की असली व्याख्या है, लेकिन वे इसे सार्वजनिक रूप से साझा नहीं करती। दोस्तों, अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी ही और रोचक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इनमें से कौन सी किताब आप पढ़ना चाहेंगे, अगर वह कभी डिकोड हो जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खोजते रहिए, सोचते रहिए।